नमस्ते दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के सामने और 7th के दूसरे अध्याय राज्य एवं राष्ट्र की आय का दूसरा भाग लेकर आपके सामने आया हूँ। पिछले अध्याय में हमने आय के बारे में जाना था और आय के विभिन्न आयामों के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे कि भारत के राष्ट्रीय आय के ऐतिहासिक प्रवेश क्या है। तो आज़ादी से पहले इसके बारे में, राष्ट्रीय आय को पता करने के बारे में कोई विशेष कार्य नहीं किया गया है, लेकिन 1868 में दादा भाई नौरोजी ने अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताया था। उसके बाद अनेक विद्वानों ने देश के राष्ट्रीय आय के बारे में बताया, लेकिन एक अर्थशास्त्री थे डॉक्टर VKRV राव, जिनका गणना 1925 से 1929 के बीच में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध रहा था। उसके बाद आज़ादी के बाद 1949 में प्रोफेसर PC महालेविस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए एक समिति बनाया गया, जिन्होंने 1951 में अपना रिपोर्ट जारी किया, जिसमें उन्होंने 8,650 करोड़ राष्ट्रीय आय बताया और प्रति व्यक्ति आय 246.9 रुपया बताया था। उसके बाद 1954 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कर दी गई, जो प्रति वर्ष हमारे देश के राष्ट्रीय आय की गणना करता है। राष्ट्रीय आय की गणना आखिर होता कैसा है? तो राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए बहुत से साधन हैं, लेकिन इनमें महत्वपूर्ण 3 साधन है: उत्पादन गणना विधि, आय गणना विधि और व्यय गणना विधि। उत्पादन गणना विधि क्या होता है कि एक वर्ष के अंतर्गत किसी देश के अंदर जितना भी उत्पादन किया गया है, उसके आधार पर जब गणना की जाती है तो उसे उत्पादन गणना विधि कहा जाता है। दूसरा है आय गणना विधि। जब उत्पादन होती है तो बहुत से लोगों को उसमें कार्य मिलता है, उन्हें आय मिलता है, और देश के कुल लोगों के आय के बारे में जब राष्ट्रीय आय की गणना होती है, आय के बारे में, तो उसे आय गणना विधि कहते हैं। और जब लोग आय कर लेते हैं, उनके पास पूंजी आ जाती है, तो विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर उसका व्यय करते हैं, और व्यय के आधार पर जब इसका देखा जाता है, राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, तो उसे व्यय गणना विधि कहा जाता है। तो राष्ट्रीय आय में उन्हीं कार्यों या उन्हीं सेवाओं की गणना की जाती है जिसे मुद्रा के रूप में आंका जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया, तो जो भी आर्थिक क्रियाएं हैं जिससे अर्थ की प्राप्ति होती है, उन्हीं सारी क्रियाओं को राष्ट्रीय आय के आय में रखा जाता है, अनार्थिक क्रियाओं को नहीं रखा जाता है। लेकिन इसकी गणना के लिए, राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाइयां भी आती है। सबसे बड़ी कठिनाई है आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई, कि इतना बड़ा देश है, अगर सब वस्तुओं का उत्पादन और सब लोगों का आय के बारे में अगर गणना करना हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होगी और बहुत ज़्यादा समय लगेगा। और उसके अनुसार इसमें कठिनाई क्या होती है कि जब हम इसकी गणना करने जाते हैं तो किसी आदमी का गणना छूट जाता है, कि कोई व्यक्ति छूट जाता है, या कोई कहीं गया हुआ रहता है, या कोई किसी दूसरे जगह पर रहता है, अपने कार्य के लिए श्रमिक दूसरे जगह चले जाते हैं, तो उसकी गणना यहाँ भी हो जाती है और वहाँ भी हो जाती है। तो ऐसे में दोहरी गणना, आंकड़ों के एकत्र करने की कठिनाई तो होती है, दोहरी गणना की भी संभावना हो जाती है कि अपने गांव में हम यहाँ पे रह रहे हैं, तो गांव में जब गणना करने वाले आते हैं, जब सर्वे विभाग वाले आते हैं, तो हमारी गणना यहाँ भी हो जाती है, और जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पर काम करते हैं, वहाँ भी हमारी गणना हो जाती है। इससे क्या हो जाता है कि राष्ट्रीय आय ज़्यादा दिखाई देने लगता है और रहता उससे कम है। तो बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि दोहरी गणना हो जाती है, जिससे राष्ट्रीय आय ज़्यादा दिखाई देने लगता है। अगली कठिनाई क्या होती है कि मूल्य के मापने की कठिनाई होती है, कि किसी वस्तु का उत्पादन हुआ तो कारखाने में उसका कुछ और मूल्य है, जब वो थोक विक्रेता के पास जाता है तो उसका कुछ और मूल्य रहता है, खुदरा विक्रेता के पास जाता है तो उसका कुछ और मूल्य रहता है। मतलब सब लोग अपना फायदा जोड़ते जाते हैं और उसका मूल्य वृद्धि होते जाता है। तो जब मापा जाए, किसी भी वस्तु को जब मापा जाए, तो उसको कौन सा पैमाना लिया जाए? पूरे देश में तो एक पैमाना लेंगे तभी तो उसका बराबर माप आएगा। इसीलिए जब भी हम किसी भी चीज़ की गणना करते हैं, जब राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए जाते हैं, तो इन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि किसी वस्तु का दोहरी गणना ना हो जाए, हर वस्तु को आंका जाए, कोई भी वस्तु छूटे नहीं, और उसके मूल्य का माप सब जगह क्या हो, बराबर हो। हर देश
चाहता है कि हमारा राष्ट्रीय आर्थिक विकास हो, और आर्थिक विकास करने के लिए हर देश अपनी अपनी तरह से विशेष कार्य करते रहता है। लेकिन वो चाहता है, हर देश जब आर्थिक विकास करना चाहता है वो, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होता है कि वो चाहता है कि उसकी राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो। जैसे ही राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि जरूर होगी। जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने लगती है तो देश जब विकास की क्रिया करता है तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, और राष्ट्रीय आय के साथ साथ प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होती है, और प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में जब वृद्धि हो जाती है तो देश क्या हो जाता है, आर्थिक रूप से विकसित हो जाता है, और यही देश के आय की गणना है। तो ये दूसरे चैप्टर का दूसरा और अंतिम भाग था जिसमें हमने भारत के ऐतिहासिक आय की गणना के बारे में जाना। अब इन दो वीडियो को देखकर हम कुछ सवालों का आसानी से जवाब दे सकते हैं, जैसे कि आय किसे कहते हैं, राष्ट्रीय आय को कैसे बढ़ाया जा सकता है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, प्रति व्यक्ति आय को कैसे निकालते हैं, या आपसे पूछा जा सकता है कि दादा भाई नौरोजी ने प्रति व्यक्ति या कितना आय बताया था। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 1925 से 1929 के बीच में किस अर्थशास्त्री का गणना था, या राष्ट्रीय आय की गणना के मुख्य विधियां कौन कौन सी हैं। तो इन सब सवालों का जवाब इन दो वीडियो को देख के आप दे सकते हैं। अगर आप इन सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आप इन दोनों वीडियो को फिर से देखिए और ध्यान से देखिए, और उसके सब्सक्राइब कीजिए कि जब भी मैं वीडियो बनाऊं वो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मैं आपसे जुड़ूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।